हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। सो गाइस, आज हमारा डे 4 है जो हमने सीरीज़ शुरू की थी डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो हम जो डिस्क्रिप्टिव का ज्योग्राफी का सेकंड पोर्शन रह गया था उसके क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। EMRS का एग्ज़ाम जो अभी 22 मार्च को है और KVS का एग्ज़ाम हमारा 29 को है। तो गाइज, डिस्क्रिप्टिव के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने इस PDF में दिए हैं और वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि अभी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डे की जो भी वीडियोस थी वो तुम लोगों ने देख ली होंगी। दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर तुम उनको एक बार गो थ्रू करो तो वेल एंड गुड होगा, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी डिस्क्रिप्टिव में। ओके गाइज, और तुम शॉर्ट नोट्स बनाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही हैं जो तुम्हें एट द एंड रिवीजन के टाइम पर तुम्हें काम आने वाले हैं। तो अभी हम ज्योग्राफी की शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं तुम्हें रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें रिन्यूएबल आते हैं और नॉन रिन्यूएबल आते हैं। ठीक है गाइस, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, सो दैट कि जब तुम आंसर लिखोगे तब तुम्हें आइडिया हो कि तुम रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हो तो नेचुरल का पूछा है या ह्यूमन का पूछा है। ठीक है, अब जो रिन्यूएबल हैं वो कौन से होते हैं? रिन्यूएबल हमारा जैसे कि विंड है, ओके, सोलर एनर्जी है, वाटर है। और ठीक ऐसे ही जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही जो ह्यूमन है, अब हमारा ये वाला सेक्शन बच गया जो ह्यूमन वाला है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं जो हमने बनाए हैं? जैसे स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं। ठीक है गाइस, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और क्वांटिटी और क्वालिटी, ये भी तो हमने डिसाइड की है। ठीक है, तो बेसिकली जो रिसोर्सेज का था वो तुम्हें समझ आ गया। तो अब हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। इसमें हम थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, थर्ड में लिख दिया, ये फर्स्ट वाला जो था। तो क्लासीफाई रीजंस रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप विद एग्जांपल। ये NCERT में पहले ही पेज पे रिसोर्सेज का जो डिफाइन किया है उस पर दिया हुआ है, तो इससे मैंने क्वेश्चन बनाया है। फर्स्ट वन इज़ द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो प्राइवेटली ओन किए गए हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू दैम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू, and the urban people own houses, plot and other property. So plantation, pasture land, ponds etc. are some of the example of resources ownership by individual. जो जैसे अब हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारा प्लॉट है, ये क्या है? ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं कि भाई हमारा अधिकार है, हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे जो चीज़ें हमारी हैं। कम्युनिटी जो कि शेयर करता है, कम्युनिटी क्या होते हैं? ओन रिसोर्सेज होते हैं। दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जैसे भाई पब्लिक पार्क हो गए, ठीक है, विलेज पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, और ये ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गई, घास वगैरह चराते हैं जहाँ पर। ठीक है, एंड पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल, दस दे आर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ठीक है, कम्युनिटी इटसेल्फ डिफाइन दिस टर्म कि भाई कम्युनिटी है मतलब कि मिलजुल कर जो चीज़ लोग शेयर करें वही है। ठीक है, थर्ड वन इज़ द नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो नेशन के। ऑल द रिसोर्सेज विद इन द नेशन आर कॉल्ड नेशनल, एंड ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड with a political boundary and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast, and resources with the nation belong to the nation. अब देखो ये जो 12 nautical miles है इसका एक्चुअल में कैसे है मैं समझाती हूँ। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये यहाँ से हमारी कोस्ट लाइन है, इससे यहाँ से लेकर और 12 नॉटिकल माइल तक हमारे पास पूरा अधिकार है कि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज, जो भी मिनरल्स हम खोजेंगे, हमें मिलेंगे, वो हमारा है, उन पर हमारा अधिकार है। ठीक है, उसका एब्सोल्यूट राइट है हम पर। ये टेरिटोरियल सी के अंडर आते हैं। ठीक है, यहाँ से अपनी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा कॉन्टिजियस जोन, जहाँ पर यहाँ से और 12 नॉटिकल माइल, मतलब कि हमारी कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, और तो ये 12 नॉटिकल माइल समझ में आया? तो ये क्या है? हमारा नेशनल रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें मिलेगा वो क्या है? वो हमारा ही होगा। ठीक है, कोई बाहर की टेरिटरी आके, बाहर की कोई भी
कोई अदर नेशन आके उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये रिसोर्सेज हमारे हैं। 12 कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक सब कुछ जो भी मिलेगा वो हमारा ही है गाइज। ये लाइन थी इसमें। फोर्थ वन इज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। These are international institutions which regulate some resources, the oceanic resources beyond 200 किलोमीटर of the exclusive economic zone। अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था ये क्या था हमारा, कि जो हमारी कोस्ट लाइन है 12 नॉटिकल माइल तक हमारा था, एब्सोल्यूट राइट। लेकिन अब जो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक होगा वो क्या होगा, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होगा, तो उसमें हमारा अधिकार नहीं है। उसमें क्या होगा, वो ओपन सी है, किसी भी इंडिविजुअल कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, और उसको वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे। ओके गाइज, समझ आया? ये इसमें इंटरनेशनल रिसोर्सेज का ये समझाया हुआ था। तो हमने रिसोर्सेज को ओनरशिप के बेसिस पर ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम इसको लिखोगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, नेशनल हैं एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। Now the next question is, discuss the factor responsible for the land degradation in India। तो लैंड डिग्रेडेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहला है हमारा डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, बाय एन एस्टिमेट ओवर 1 मिलियन हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट आर लॉस्ट एवरी ईयर इन इंडिया। लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मेजर रीजन तो डिफॉरेस्टेशन है, भूलना ही नहीं है। सेकंड वन इज इरोजन। अब इरोड कैसे होती हैं, लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर मेक लैंड मोर susceptible to erosion, and wind and water have left vast tract of land barren, and water erode topsoil to an extent of around 12,000 million ton per annum। पूरे साल का बता रखा है ये। इरोजन, इरोड होती है, जब मिट्टी इरोड होती है वो भी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का एक रीजन है। ठीक है, ओवर इरीगेशन की वजह से भी, एक्सेसिव क्रॉपिंग एंड ओवर इरीगेशन लीड्स टू वाटर लॉजिंग एंड कॉन्सिक्वेंस सेलिनाइजेशन एंड एल्कलाइजेशन। ठीक है, अब अगर सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी मिट्टी में तो वो भी तो एक तरह से किसी काम की नहीं रहेगी ना। अब द सेकेंड वन इज़ द फ्लड एंड ड्राउट्स। जो फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स आते हैं, दोनों ही मैन मेड होते हैं और एनवायरनमेंट इंड्यूस भी। मैन मेड कैसे बोला मैंने, क्योंकि भाई अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, फॉरेस्ट हो गया और डिग्रेड कर देंगे ग्रेजिंग से, एक्सेसिव विड्रॉल करेंगे ग्राउंड वाटर का, और सिल्टिंग ऑफ टैंक्स इन रिवर, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लड्स और ड्राउट्स तो आएंगे ही ना। फ्लड ऑन द अदर हैंड आर कोज्ड बाय हेवी रेन इन द वेरी शॉर्ट पीरियड। ईच सिचुएशन कुड हैव बीन एल्टर्ड हैड देयर बीन गुड वेजिटेशन कवर। अगर हमारा गुड वेजिटेशन कवर होगा तो वो तो हेल्प ही करेगा ना रिड्यूस करने में दोनों चीज़ों को। वेजिटेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग रन ऑफ, इंक्रीजिंग इन्फ्लेटेशन एंड रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। अगर भाई पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या करेंगी, होल्ड करके रखेंगी ना सॉइल को। अगर होल्ड करके रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर फ्लड आता है या कुछ आता है तो वो जो हमारी सॉइल वो इरोड होके अपनी जगह से नहीं जाएगी, और इरोड होके अपनी जगह से नहीं जाएगी इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ही तो कर रहे हैं उसका वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग जो है इंडिया का है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन है, बट नॉट इनफ पैस्चर लैंड। लेकिन जो जगह है ना जहाँ पे उनको चराया जा सकता है वो बहुत कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया है, सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। किसकी, डेजर्ट लाइक कंडीशंस डेजर्ट लाइक कंडीशंस जो है वो क्रिएट हो रही हैं इसकी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज़ पॉल्यूशन। भाई अगर लैंड पॉल्यूट होगी तो भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना बहुत सारी चीज़ों पे। और लैंड को कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं हम, caused by the disposal of solid waste left over from the domestic, industrial and agriculture sector। कितने भी हैं ये अपना अगर वेस्ट को बिना रिसाइकिल करे अगर ड्रेन आउट कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी लैंड क्या होगी, वो एक तरह से पॉल्यूट ही होगी ना। ये भी मेजर रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। ठीक है, अनदर मेजर सोर्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ अ derelict लैंड ड्यू टू माइनिंग, पर्टिकुलर ड्यू टू द सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे को लगा आने के चांसेस हैं इसके भी, तो तुम इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर पूरा क्वेश्चन तुम नहीं लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो, तो ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखना। डिफॉरेस्टेशन हो गया, इरोजन, ओवर इरीगेशन, फ्लड एंड ड्राउट्स, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग एंड पॉल्यूशन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉयल इरोजन। सॉयल अभी जो मैंने बताया उसी काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये भी सेम। denudation of soil cover and subsequent washing down is known as soil erosion।
ठीक है, डेफिनेशन दे दी हमने। कॉजेज़ क्या है सोइल इरोजन के? ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, वही ऊपर वाला, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइंस, इनकी वजह से इरोड हो रही है। नेचुरल फोर्सेज हैं जैसे विंड है, ग्लेशियर है, वाटर लेड टू द सोयल इरोजन। ऑब्वियसली बात है, ऊपर से जब नदियाँ बह के आती हैं, तो तुमने वो पढ़ा था ना एल्यूवियल सोयल वाला, जो हमारा, मैंने ज्योग्राफी में पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा गंगेटिक प्लेन है वो क्यों इतना फर्टाइल रीजन है, जस्ट बिकॉज ऑफ की जो नदियाँ हैं वो अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज द रनिंग वाटर कट थ्रू क्लेली सोइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज, the land become unfit for cultivation and this process is called gully erosion and land is called the land or ravines in the चंबल बेसिन। अब ये जो गली है ना, अब तुमने देखा होगा, मैं फोटो देखो गाइस, ये फोटो दिख रही है ना तुम्हें, ये गली इरोजन की फोटो है, समझ आई? ऐसे होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इट लेड टू द वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल चली जाएगी तो फिर क्या ही बच जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक तरह से उसको बोलेंगे हम शीट इरोजन। विंड ब्लो लोज सोइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड एंड इज कॉल्ड विंड इरोजन। विंड की वजह से भी, विंड जो बहती है तो उसकी वजह से भी तो अपने साथ वो मिट्टी उड़ा के लेके जाती है, विंड इरोजन बोलेंगे उसको, ठीक है। शीट इरोजन किसको बोलेंगे? जब वाटर के फ्लो से ऊपर ऊपर की जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी है वो उसके साथ चली जाएगी तो उसको शीट इरोजन बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत पतली उसमें होती है, ठीक है गाइस। अब सोयल इरोजन इज ऑल्सो कोज ड्यू टू द डिफेक्शन मेथड्स ऑफ फार्मिंग के डिफेक्टिव मेथड्स अगर होंगे तो उसकी वजह से भी सोयल इरोजन होने के बहुत चांसेस है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराई दिया था। नेक्स्ट इज विच सोयल मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सोयल इन इंडिया, ठीक है। एल्यूवियल सोइल है जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में स्प्रेड है, पाई जाती है मोस्ट ऑफ द जगह पे। इट कवर द एंटायर नर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स फ्रॉम 3 मेजर हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर विजिट करो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे, कौन से रीज़न, कैसे फर्टाइल है, क्यों है, ठीक है। एल्यूवियल सोयल आर ऑल्सो एक्सटेंड इन टू राजस्थान एंड गुजरात थ्रू द नैरो कॉरिडोर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट इज़ फाउंड पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। The soil is known for its high fertility and making it ideal for growing crops like sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulses। हमें पता है कि नर्दर्न एरिया में शुगर केन, पैडी, वीट, यही तो सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप्स हैं जो होती हैं। Regions with alluvial soil are often intensively cultivated and densely populated due to their high agriculture productivity। That is why जो नर्दर्न एरिया है इंडिया का, जो नॉर्थ रीजन है, वो हाईली पॉपुलेटेड। अब तुम यूपी को देख लो, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है कि नहीं है? 2011 के सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना यूपी की। यूपी के साइड में तुम हरियाणा देखोगे, बिहार, ठीक है, ये सारे जो स्टेट्स हैं, हाईली पॉपुलेटेड एरिया यहाँ पर है, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड हाई फर्टिलिटी ऑफ द सोयल एंड द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूवियल सोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द मेन कमर्शियल क्रॉप कल्टिवेटेड इन लेटेराइट सोयल। जो लेटेराइट सोयल होती है ना गाइज, ये एग्जांपल ना 2020 के CBSE के पेपर में आया था 10th क्लास के में, ठीक है, काफ़ी मेरे को ठीक लगा। जो लेटेराइट सोयल है ना गाइज, वो एक्चुअल में सूटेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, और वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर होती है, और वो वेट और ड्राई सीजन जब होता है ना, उस सीज़न के दौरान वो डेवलप होती है। और इसमें इंटेंस लीचिंग होती है, क्यों? हैवी रेन हो रही है तो लीचिंग इंटेंस होगी, जिसकी वजह से ये सूटेबल नहीं होती हमारे कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली फिर इसमें क्या होता है, जो हमारी लेटराइट सॉइल है ना, इसमें मेनली ये क्रॉप्स होती हैं। टी हो गया हमारा, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, कैशू हो गया, ठीक है, मिलेट्स भी हम इसमें उगाते हैं। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो लेटराइट सॉइल में होती हैं। और अब देखते हैं हम, ये देखो, टी, कॉफ़ी, कैशू नट आर द मेन कमर्शियल क्रॉप दैट थ्राइव इन द लेटराइट सॉइल। टी इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन द रीजन विद सूटेबल रेनफॉल, जहाँ पर सूटेबल रेनफॉल होगी वहीं होगा। कॉफ़ी ग्रो होगी कहाँ पे? हिली एरिया, जैसे कि कर्नाटका और केरला में। कैशू नट इज़ प्राइमली फाउंड इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो उसमें तुम इसको ऐड ऑन कर सकते हो गाइस, इंपॉर्टेंट लगा मुझे। वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? एक्सप्लेन करो। डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट, वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर द development? Sustainability economic development means that the development that is viable while keeping the requirement of both present and future generation in mind।
इसमें बता रखा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखेंगे तो एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो जब होता है जब हम बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करें, और जो डेवलपमेंट है हमारा प्रेजेंट में उसको ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हम करेंगे वही एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द एनवायरनमेंट, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट इट ह्यूमन्स विल एक्सप्लॉइट resources carelessly, destroying the environment and reducing changes of survival and development of the future. Important है, ठीक है। Without sustainability, people would overuse finite resources and exhaust them quickly, thereby disturbing earth ecological balance. इसके लिए है ना समिट भी हुई थी, ठीक है, लिख सकते हो तुम, एनसीईआरटी में गिवन है, रियो डे जेनरियो अर्थ समिट। ठीक है, कब हुई थी ये? 1992 में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये? ब्राज़ील में। ठीक है, ये रियो दो जेनरियो जो है ये सिटी का नाम है जो कि कहाँ है? ब्राज़ील में है। और ये किस लिए हुई थी? जो क्लाइमेट चेंज है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, एक और है हमारा, ये है एजेंडा 21। ये भी एक डिक्लेरेशन है जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में ही साइन किया था। और ये किस लिए किया था? ये एक्चुअल में जो कॉम्बैट करने के लिए किया था, किसको? एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, ठीक है, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ये म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्चुअल में इन्होंने वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि भाई हम इस एम को अचीव करेंगे, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है उसको हम अचीव करेंगे एजेंडा 21 के थ्रू। ये काइंड ऑफ एक पेपर बोल सकते हैं हम उसको, जैसे भाई हमने साइन कर दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने अपनी सिग्नेचर दे दिए कि भाई हाँ अब हम आज से डिसाइड करते हैं कि अब हम भी क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में और जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, मेन यही था इसका। जो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने भी कराए, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, बेशक से स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सेकंड चैप्टर हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सीधा सा है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ रैपिड डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। Why do we need to conserve our forest and wildlife resources? Why the conservation of forest and wildlife necessary? 2 स्टेप एक्सप्लेन करो। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो चेंज हुए रिसेंटली इनमें उनके बारे में डिस्कस करो। ये है आंसर इसका, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। जो लॉस है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का वो एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, लेकिन वो को रिलेटेड है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी से भी। कैसे? क्योंकि देयर आर मैनी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फूड, ड्रिंक, मेडिसिन। जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ है ना, ट्राइबल एरियाज़ क्यों हैं? वहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं और वो जंगलों में रहती हैं। उनका बेसिकली काम ही यही है कि वो जंगलों को एक तरह से उनकी प्रोटेक्शन करें, क्योंकि वो ही उनका रिसोर्स है, वही उनका एक सर्वाइवल, हम बोल उनके सर्वाइवल के लिए मेजर रोल प्ले कर रहा है। वो सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी वही बात है, जो अगर हम जॉब कर रहे हैं वहाँ से पैसा मिल रहा है तो वैसी बात है हम अपनी जॉब को प्रोटेक्ट ही तो करेंगे। ठीक है, वही है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, मुंडा, मुरिया गॉन्ड्स, धुरवाज, भातराज, ये सब जो हैं ये इन्होंने भी अपनी हैबिटेट लॉस कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये हम हिस्ट्री की जब क्लास लेंगे ना तो उसमें भी पढ़ेंगे, उसमें भी लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है। और KVS में भी उसका पूरा मतलब शायद वो स्टार्टिंग में ही उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उसमें हम पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, we human along with all living organisms form a complex web ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। ठीक है, ये पढ़ लेना तुम, इजी सा है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वही ये डिस्ट्रक्शन होगा फॉरेस्ट का तो क्या होगा? लॉस ही होगा हमारा। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे इंडिया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया। ये हमारा लिए एक सेटबैक भी है कि भाई इसकी वजह से हम मतलब हमारे जो कितने एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं
और जो नॉर्मल स्पीसीज़ हैं वो एंडेंजर्ड बन रही हैं, वल्नरेबल बन रही हैं, ठीक है। बहुत सारी तो ऐसी भी हैं जो रेयर हैं और बहुत ऐसी भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था एशियाटिक चीता जो है, पिंक हेड डक है, ये सब क्या एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे फॉरेस्ट कट चुके हैं और वो लैंड में कन्वर्ट हो गए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं इसी वजह से, ठीक है। व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन टू द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बताओ स्टेप्स बताने हैं क्या कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं। सबसे पहले तो यही है भाई, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं तो प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 100 नेशनल पार्क्स, 515 सेंचुरीज, अब तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स बढ़ गए हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया था 1972 में, वेरियस प्रोविजन दिए थे टू प्रोटेक्टिंग हैबिटेंट्स इन ऑल इंडिया, द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्ट स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड, ताकि हमें पता लगे कि भाई ये वाली जो स्पीसीज़ हैं इनको हमें बचाना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है जो चीज़ जो एक एक्सटेंट हो चुकी हैं वो कभी ना कभी तो रेयर रही होंगी, वल्नरेबल रही होंगी, ठीक है। तो जो एंडेंजर्ड हैं उनको हमें वहीं पे रोकना है भाई, तभी तो हम उनको एक्सटेंट होने से बचा सकते हैं। थर्ड वन इज़ द प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एनिमल्स, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ लेके आई है। फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ना वो तभी उसी टाइम पे आई थी जब हम उसकी बात करेंगे ना 1894 में हिस्ट्री में, उसमें भी पूरा चैप्टर में यही समझा रखा है उन्होंने। 1952 एंड अगेन इन 1988 द मेन प्लैंक ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट्स। उस वक्त क्या किया था ना, इन अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था कि भाई ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ सकता। फिर ये कॉमन पीपल, ये जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता रखा है मैंने इसके बारे में, ठीक है। 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट उन्होंने डिफाइन किए थे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिए गए, सबसे पहला देहरादून में बना था IFS देहरादून इज द ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हाईली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये वही है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि भाई हाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, हमारी फॉरेस्ट जो हमारे लॉस हो रहे हैं उस पर ही तो डिपेंड है ठीक है। तो द ट्राइबल सोसाइटी आर इम्पैक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो भी बताया था ट्राइबल पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज ही नहीं है उनके सर्वाइवल के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो कमी होंगे। वुड्स डिस्ट्रॉय कर दी गई है और जो उनका ओरिजिनल हैबिटेट है वो भी खत्म हो चुके हैं। वुमेन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कैसे हैं कि भाई वुमेन ही तो हैं जो बाहर निकलती हैं, किस लिए कि भाई वो अपने जो लकड़ियाँ वगैरह हैं उनको ले जाने के लिए। ये मैं पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। With the depletion of these resources, the degree of the women increased, for they had to walk for more than 10 kilometers to collect these resources, which in turn affected their health and negligence of the home and children. And the indirect impact है ना degradation का, जैसे ड्राउट हो गया, फ्लड हो गए, ये भी जो पुअर लोग हैं उनको बहुत हार्ड हिट करते हैं। अब बताओ अगर सूखा पड़ गया तो उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी, जगह चेंज करनी पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि भाई एकदम से जाके कहीं नई जगह पे तुम अपनी जॉब नहीं ढूंढ सकते ना, ठीक है। जो उन्होंने वहाँ पर अपने रिसोर्सेज जो अपनी सेविंग्स की हुई थी वो उनको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अब दूसरे एरिया में जहाँ भी जाएंगे उनके लिए सर्वाइवल, हर बार उनका जो बना बनाया घर है, बसा बसाया घर है, वो उनको दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है उसमें, उनकी एनर्जी भी जा रही है, ठीक है, रिसोर्सेज भी जाया हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द नेचुरल क्लाइमेटी एंड मे समटाइम्स इरेज द एंटायर कम्युनिटी एंड देयर कल्चर टू, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। बताओ भाई, अभी जो इतना सब समझाया है ना उसी का आंसर लिखना है कि इस वजह से जी ये सब हो रहा है, इस वजह से, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेसेसिटी बिकॉज इस प्रिजर्व करेगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ऑब्वियसली बात है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर, सोयल, ये सारी जब हम फॉरेस्ट को रिजर्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है सोयल डिग्रेडेशन नहीं होगा, पेड़ नहीं कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा तो सोयल डिग्रेडेशन नहीं होगा, एयर क्लीन रहेगी, ठीक है। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे वो ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होएगी, एयर क्लीन रहेगी, ठीक है, वाटर क्लीन रहेगा, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोयल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। मेन तो यही है दोनों चीज़ें, सर्वाइव के लिए ही तो इतने सारे पापड़ बेले जा रहे हैं, अगर वही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth and breeding of species. For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. ठीक है। अब है fisheries too are heavily dependent on the maintenance of the aquatic biodiversity. भैया अगर तुम अपने ओशियंस को गंदा कर दोगे, ओशियंस में अगर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा तो उनसे मरीन लाइफ
डाइवर्सिटी है, जो हमारा मरीन लाइफ है, वो भी तो इफ़ेक्ट होएगी ना। एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तब ही तो हमारा जो फिशरीज़ का पूरा, तुम्हें पता है जितनी भी ये कोस्टल एरियाज़ हैं, जितनी भी ये स्टेट्स हैं, ये हेवली डिपेंडेंट हैं किस पे, फिश पे, क्योंकि ये इनका सर्वाइवल ही इनसे चलता है भाई, ये इनका काम धंधा ही यही है। Forests are primary producers on which all other living beings depend, not only for foods but indirectly for many other forest products that are used for varied purposes। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे कंजर्व और प्रोटेक्ट कर रही हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। मोरल लेसन भी बताना है भाई। देखो, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जो जितने भी राजस्थानी, ये राजस्थान में, ठीक है, जो राजस्थानी विलेजर्स हैं ना, वो प्रोटेस्ट करते हैं क्यों, कैसे, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इन मैनी एरियाज विलेजेस देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सप्लॉइटिंग रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट आ रही है वहाँ पर अपना कुछ लॉ वगैरह पास कर रही है, उनको ज़मीनें चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर तुम अपने खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो तुम उसको डिनाई कर सकते हो ना, कैंपेन चलाओगे तो डिनाई कर सकते हो। तो डायरेक्टली जो विलेजर्स हैं वो रिजर्व ही तो कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिटी तो हो गई एक तरह से। द इनहेबिटेंट ऑफ 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared about 1200 hectares of the forest area as a Bhairavdev Dekav Sanctuary. The community has declared their own set of rules and regulations which do not allow hunting and protecting the wildlife against any outside encroachments। ठीक है, कितनी अच्छी चीज़ है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट का। ये मैंने एक दो जगह और भी पढ़ा है इस चीज़ के बारे में। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही तो है, ये कम्युनिटी ही उसने अपने खुद रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि भाई हम हंटिंग नहीं करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो खुद अपनी मोरल वैल्यूज़ हैं, जैसे हम हमारे बचपन में जो जैसे भी हमारी परवरिश करते हैं उस हिसाब से जो भी हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारी फैमिली वैल्यूज़ है, उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ठीक वैसे ही ये भी अपनी वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हैं। ठीक है, मैनी स्टेट्स हैव लॉन्च्ड द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च दिस प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम भाई, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की 2 स्टेट्स हैं। ठीक है, जॉइंट बना लिया कि तुम्हारे में जो भी अंडर आएगा, हमारे में जो भी अंडर आएगा, दोनों मिलकर इसको हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, ऑब्वियसली बात है, इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स होंगी, डिफेक्टिव मेथड्स होंगे फार्मिंग के, वो भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। सो मैनी फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप सपोर्ट द बी क्या बचाओ आंदोलन तहरी एंड नवदन्या हैव डेवलप्ड और आर यूजिंग वेरियस क्रॉप प्रोडक्शन मेथड विच डू नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल और फॉर ग्रोइंग क्रॉप। फेमस चिपको आंदोलन हमें सबको ही पता है कि भाई वुमेन कहाँ की थी, चमोली की थी, नॉर्दर्न इंडिया में। सेव्ड मोर देन 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ फॉरेस्ट जस्ट बाय हगिंग द ट्रीज when a lumberjacks attempting to cut them। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड कर सकते हो तुम, इफेक्ट पड़ेगा इस पे। ठीक है, आंसर पे पूरा मोरल लेसन्स क्या है भाई, हमारे कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कैन बी सक्सेसफुल ओनली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। सही बात है, लोकल पीपल ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई भी बाहर की अथॉरिटी आएगी और वो हक जमा लेगी अपना उस पर। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक ऑफ बोथ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटी एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो भाई, बहुत सच में ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको सेंटर स्टेज पे वो पहुँचें और वहाँ फिर वो अपना डिसीजन मेकिंग ले। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो जहाँ पर हैं अभी वहाँ पर रहकर तो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वहाँ पर रहकर तो वो विरोध कर सकते हैं उस चीज़ का, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में किया था वहाँ की औरतों ने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिक रिवॉर्डिंग। ठीक है गाइस, ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वाटर स्कैरसिटी क्या होती है, मेन रीज़न क्या है वाटर स्कैरसिटी के, शॉर्टेज ऑफ वाटर को ही बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, यूजुअली एसोसिएट है रीजंस हैविंग लो रेनफॉल एंड ड्राउट प्रोन एरियाज, जहाँ पर पानी का बरसात कम होगी तो ग्राउंड वाटर भी नहीं होगा इंक्रीज़। ठीक है, बरसात कम होगी तो ऑब्वियसली बात है वाटर की कमी आएगी। रीजंस हैं कि लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से भी, मेन रीज़न तो यही है भाई, ग्रेट डिमांड फॉर वाटर विद ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी। अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप,
कहीं बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, कहीं बहुत कम पानी आ रहा है, कहीं तो ऐसे ही ठुटियाँ चला के छोड़ दे रहे हैं लोग, और कहीं पर ऐसे लाले पड़े हुए हैं कि लाइन में लग लग के उन्हें टैंकर बुलाने पड़ रहे हैं, वहाँ से पानी लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सोशल ग्रुप का जो डिफरेंस है, सोशल स्टेटस जो है लोगों का, उस डिफरेंस की वजह से भी क्या आ रहा है, अनइक्वल एक्सेस मिल पा रहा है अब लोगों को। क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग, दैट इज गेटिंग पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। इनकी वजह से क्या हो रहा है भाई, क्वालिटी ऑफ वाटर डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जब हमारे पास पीने का ही पानी नहीं होगा, तो पानी वैसे कितना भी हो, वैसे हमारे ओशंस में पानी कितना, बट वो पीने लायक नहीं है ना, जब वो पीने लायक ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। ऐसे ही जो पीने लायक है उनको पोल्यूट कर दे रहे हो आप डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, केमिकल फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं उसको लेकर, तो हमारे लिए तो पानी की कमी हो रही है ना एक्चुअल में, जो हमें पानी पीना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन द अर्बन एरिया में वाटर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव पोज्ड अ ग्रेट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। अब देखो भाई, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को इंडिया में। ऑब्वियसली बात है, जब अगर इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी, तो डिमांड ऑफ वाटर भी तो ग्रो करेगा। Industry are heavy user of fresh water, as water is required for cooling the machines as well as for the processing of goods. Machines run on the power supply of the hydel power plants, वहीं पे वाटर यूज़ हो रहा है। 22% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से आती है, वाटर का यूज़ होता है। रैपिड अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज विच इंक्रीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। और भाई सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर की तो रिक्वायरमेंट होएगी ना, और जब वहाँ पर वाटर कंजप्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर स्कैरसिटी वहाँ होगी जहाँ पर कमी है पानी की। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ये सबसे बेकार चीज़ लगती है मुझे भाई। अब तुम किसी कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें से जितना भी पानी बाहर आ रहा है, अगर उसको तुम ऐसे की ऐसे नालों में छोड़ दोगे बिना उसके कुछ ट्रीटमेंट के, बिना उसको रिसाइकिल किए, तो जो एक्चुअल में गुड वाटर बॉडी है, एक्चुअल में फ्रेश वाटर बॉडी जो है, वो तो पोल्यूट होएगी ना, चाहे तुम किसी नाले में छोड़ रहे हो, किसी नदी में छोड़ रहे हो। तो ये बेकार चीज़ है, इसको तो सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर तो कोई लॉ पास होना ही चाहिए। Which are discharged into water bodies are polluting the water and making it hazardous in for human consumption, ठीक है। This is responsible for creating water scarcity. On the other hand, multiple urban centers with large urban population, urban lifestyle have not only added to water and energy requirement, but have further aggravated the problem of overdrawing the groundwater by using their own groundwater pumping devices. भाई पंपिंग डिवाइस, हमारे घर भी तो समर्सिबल लगा रहता है, सबके घर समर्सिबल लगा रहता है। अब उसको तुम ओवर यूज़ करोगे, ओवर उससे पानी निकालोगे, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना एक तरह से। वहाँ से तुम कितना ही पानी ले लोगे फिर, ठीक है। और वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड विद विच हैज़ कोज देयर डिप्लीशन ऑफ सर्वल सिटीज़। बहुत सारी अब जो सिटीज़ हैं उनका ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है डे बाई डे, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं लोग, ग्राउंड वाटर ही यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में नदियों को, नालों को तो तुमने गंदा कर दिया है, तो अब कहाँ से तुम फ्रेश वाटर की डिमांड करोगे, ग्राउंड वाटर से ही करोगे तुम, ठीक है। तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज हो गया है। वो चैप्टर 4 शुरू हो गया एग्रीकल्चर, इसमें से भी ये टर्म डिफाइन करनी है। एग्रीकल्चर, द आर्ट एंड द साइंस फॉर कल्टिवेटिंग सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है। अब खरीफ क्रॉप को देखें, द खरीफ सीजन स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून, जब मानसून आता है तब शुरू होता है। कब आता है? जून जुलाई में, एंड कॉन्टिन्यूस टिल द बिगिनिंग ऑफ द विंटर, अक्टूबर नवंबर तक रहता है, ठीक है। जो खरीफ क्रॉप्स है ना, वो मेनली खरीफ क्रॉप्स कौन सी है हमारी? राइस है, कॉटन है, ठीक है, जो इस टाइम पे होता है, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट में बाजरा हो गया हमारा, मेज, ठीक है, ज्वार, तुर, ये हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। जेड क्रॉप्स जो होती है ना, वो ऐसी क्रॉप होती हैं जैसे जो अपन वाटर मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, खरबूजे तरबूज वगैरह खाते हैं ना इस सीज़न में। कब? गर्मियों के बाद वाला सीज़न, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा ना खरीफ जून से सितंबर तक आता है। जून जुलाई की जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम खाते हैं ना तरबूज वगैरह, कचरे वगैरह घर पे, तो उस सीज़न को जो है हमारा जेड क्रॉप सीज़न बोलेंगे। सोन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच में। अब जो रबी क्रॉप है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, रबी क्रॉप मेनली ना अक्टूबर मार्च में, अक्टूबर से लेके मार्च तक होती है। अक्टूबर में इनकी कल्टीवेशन होता है और फिर इनको मार्च में इनको काट लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें जो हमारी रबी है ना उसमें आई थिंक वीट आता है, ठीक है, चना आता है, ग्राम, मस्टर्ड आती है, बार्ले, ये सब है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच इंटायर क्रॉप आर कंज्यूम बाय अ फार्मर एंड देयर फैमिली। भाई जो छोटे लेवल पे होती है ना, एक खेत है, जितना उगाया उतना खा लिया, उनके पास कोई सरप्लस नहीं है, मतलब कि वो ना कहीं पे मार्केट में जाके नहीं बेच रहे इसको, जो मार्केट में बेच देंगे ना वो हमारी कमर्शियल फार्मिंग हो जाएगी। कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल चीज़ है। जैसे तुमने देखा होगा कि हमारे कभी शॉप खोलते हैं, किसी भी शॉप पे ना कमर्शियल मीटर लगा होता है, ठीक है, क्योंकि भाई वो सेलिंग का परचेजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ। तो वहीं से तुम रिलेट करके इसको याद रख सकते हो कमर्शियल फार्मिंग को। In farming practice, most of the goods produce are mainly sold in the market for earning money, ठीक है। फार्मर आर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, स्मॉल होती है, फ्रेगमेंटेड होती है, जितना अपना घर का है, जितना बोया उतना काटा उतना खाया, ठीक है। फूड क्रॉप आर कल्टिवेटेड मोस्टली इन सीरियल्स लाइक राइस, वीट्स अलॉन्ग विद ऑयल सीड, वेजिटेबल, शुगर केन, ये सब चीज़ें। ऑल टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेड टू यूज़ द फार्मर, देयर आर टोटल एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट। ट्रैक्टर्स वगैरह क्यों ही लेंगे भाई, जब छोटी सी ज़मीन पे बो रहे हैं तो खुद ही करेंगे ना वो हाथों से, ठीक है। डिपेंड्स होती है मानसून पे है, एंड देयर इज़ अ ग्रेटर यूज़ ऑफ मैन पावर सबसे ज़्यादा तो सबसिस्टेंस फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग बिल्कुल अपोजिट है भाई। इसमें तो हमारे ट्रैक्टर्स वगैरह की भी यूज़ पड़ेगी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी यूज़ पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मैन पावर वहाँ पे लेस होगा। दीज टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स यूज इनपुट लाइक इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, बेटर सीड्स, ठीक है। ये देखो, ऑब्वियसली बात है, अगर तुम कुछ मार्केट में सेल करने के लिए कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम चाहोगे कि मेरी ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए क्या करूँगी, बढ़िया इरिगेशन मेथड्स यूज़ करूँगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करूँगी, पेस्टिसाइड्स यूज़ करूँगी, जिससे कि मेरी क्या है ग्रोथ ज़्यादा हो, ठीक है, आउटपुट मेरे को ज़्यादा मिले। मेजर कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, ग्राउंड नट है, बेचने के लिए ही की जाती है। कैश क्रॉप भी बोलते हैं इसको ना, लार्ज एंड कैश क्रॉप आर कल्टिवेटेड टू अर्न मनी फॉर दैम, ठीक है। Next question is how the government helping the Indian farmer in increasing their agriculture production. Explain any 4 points. Describe any 4 reform. ये वो CBSE में आया हुआ है, ठीक है। Indian agriculture after independence through the effort of the Indian government. What initiatives have been taken by government to ensure an increase in agriculture production? क्या इंसेंटिव्स लिए गए हैं? सबसे पहला भैया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला दिए थे सरकार ने, सब्सिडीज़ ला दी थी, HIV सीड्स एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई सो दैट कि उनको पता हो। HYV होता है हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट सिस्टम एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया सो दैट कि उनको पता हो, फार्मर्स को पता हो, ठीक है। फिर है हमारा क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, पॉइंट्स बना के लिख देना, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मेजर्स लिए, जिसमें क्या क्या था, कलेक्टिवाइजेशन था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स था, कोऑपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट जमींदारी सिस्टम और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, सॉरी, ठीक है, एबोलिश कर दिया था जमींदारी सिस्टम। भाई अब किसी एक के पास अथॉरिटी नहीं होगी। कंप्रीहेंशन लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 1980-90 के अराउंड आ गया था, इनिशिएट किया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Grameen Bank, cooperative society and bank of providing loan facility to the farmer at lower rate of interest were some important step has been taken in this direction, ठीक है। अब सब्सिडीज़ हमें पता ही है, सब्सिडीज़ दे दी थी फर्टिलाइजर्स पे, HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई थी जिसमें इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जा रहा था फार्मर्स को कि भाई कैसे तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो इन ऑर्डर टू एनहांस प्रोडक्शन, ठीक है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम आ गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो प्राइस था ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बोलते हैं उसको, वो रख दिया गया था किसी प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन एडवांस सो दैट द फार्मर मे नो व्हाट दे आर गोइंग टू गेट फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। थोड़ा एक बूस्ट भी मिलता था उस टाइम पे कि भाई अच्छा इतनी क्रॉप है, इसका ये MSP है, इस रेट पे हम इसको बाजार में बेचेंगे, तो पहले से अपना हिसाब किताब लगा देते थे, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस मिलने लगे थे, एग्रीकल्चर फाइनेंस मिलने लगे थे, तो ये मेन है। 5th चैप्टर अब हमारा जो है 5th मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज, डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। अब मिनरल्स का बता देती हूँ मैं तुम्हें एक बारे में। जो मिनरल्स है ना, हमारे मिनरल्स हैं
वो दो टाइप के हैं, तीन टाइप के एक्चुअली, वैसे तो दो टाइप के, मेटेलिक और जो है हमारा नॉन मेटेलिक। ठीक है, नॉन मेटेलिक। अब जो मेटेलिक है ना उसमें आते हैं फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस, तीन। ठीक है, समझ आया। अब जो फेरस मेटल है ना ये कंटेन करते हैं आयरन। ओके, और जो नॉन फेरस है वो है, इसकी मैं एग्जांपल बता देती हूँ। इसमें तो ये फेरस और नॉन फेरस तो डिफाइन ही कर रखा है। अब जो प्रीशियस है वो हमारे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ये सब। ठीक है, समझ आया। अब जो नॉन मेटिकल हो गए ना, नॉन मेटेलिक, वो है मीका है, सोल्ट है, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, मार्बल हो गया हमारा। ठीक है, समझ आया, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो है ये। अब इसमें वही बता रखा है, डिफरेंस बताओ। ठीक है, जो डिफरेंस है वो ये है, जो फेरस मटेरियल मिनरल्स हैं अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। भाई आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है इंडस्ट्री में, वही बता रखा है। थ्री फोर्थ ऑफ द वैल्यू है इसकी, कि अगर 4 इंडस्ट्री हैं इन टोटल तो 3 ऐसी हैं जहाँ पर आयरन का वो होता है कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इंडिया एक्सपोर्ट substantial quantity of ferrous material to Japan, South Korea after meeting her internal demands. इंटरनल डिमांड्स पूरी करने के बाद भी वो हम बाहर आयरन, या टाटा स्टील का तुमने सुना होगा इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है ये। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी आयरन इंडस्ट्रीज भी हैं, आयरन कोर्स मिलती हैं इसमें। ठीक है, अब नॉन फेरस जो है, इंडिया रिजर्व इन प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि है ही नहीं भाई, इतने सारी माइंस नहीं है ना हमारे पास। बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब नॉन फेरस मिनरल्स हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस टू द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है ना, जैसे एल्यूमिनियम वायर्स हो गई। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, ये कोर इसका और है ऑक्साइड, बॉक्साइट का। ठीक है, तो ठीक है, नॉन फेरस मिनरल्स लाइक कॉपर एंड बॉक्साइट आर मेनली फाउंड मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, यही सब बताया। पूछा है इसमें इंपॉर्टेंस बताओ, कंजर्व क्यों करने चाहिए मिनरल्स हमको। सबसे पहली बात भाई, ये ऐसे ही थोड़ी ना एक दिन में मिनरल बन जाएगा। इट विल टेक अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, दे आर फाइनाइट, दैट इज़ लिमिटेड है नेचर में। एक बार यूज़ हो गई, दोबारा से बनने में बहुत लंबा समय ले लेंगे। मैनी ऑफ देम आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल। ठीक है, the rate of replenishment of minerals is infinitely small in comparison to the rate of consumption. भाई जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन कम है उससे। ठीक है, कोई भी कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है साल में। ठीक है, हम कंजप्शन हमारा 3 का है, कैसे काम चलेगा, ये बताया हुआ है इसमें काइंड ऑफ। They have to be preserved for our future generation because they are very important for industrial development of the nation. कंजर्वेशन कैसे, कंजर्व कैसे कर सकते हैं मिनरल्स को, प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करके। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी इन्वॉल्व टू अलो यूज़ ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट, रिसाइकिल करके। ठीक है, स्क्रैप मेटल, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सिस्टेंस शुड बी प्रमोट करेंगे जो भी स्क्रैप मेटल्स हैं और जो उसके सब्सटीट्यूट्स हैं उनको। ठीक है, तभी कंजर्व कर सकते हैं। वेस्टेज इन माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मिनिमाइज। कंट्रोल एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स शुड बी अंडरटेकन। कंट्रोल एक्सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये कंजर्वेशन के मेथड्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, अगर आ जाए क्वेश्चन तो लिखना है। और इन रीज़न की वजह से जो है हमें कंजर्व करना चाहिए, सो दैट कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ दें तो उन्हें भी पता हो कि एक्चुअल में क्या था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का है। क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर जो कि दे आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे टेस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डाबर इंडस्ट्रीज, ये क्या है, प्राइवेट ओनर्स हैं इनके। जॉइंट सेक्टर जो होते हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का होता है, जॉइंट से ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर जो होते हैं ये ऑपरेट करते हैं बाय प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क्स और बोथ। द पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस proportionality, such as the sugar industry in Maharashtra and the coal industries Kerala. ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर। अब बताओ 5 मेजर्स टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया।
सबसे पहले मिनिमाइज करो यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। रिसाइकिल करके फिर से यूज़ कर लो ना उसको, वाटर को, तो वेल एंड गुड है। बजाय उसके तुम अनट्रीटेड वाटर को तुम अपने जो आसपास के जो नदियाँ नाले हैं उनमें बहा रहे हो, वाटर बॉडी भी पोल्यूट हो रही है, जिसकी वजह से और वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो अपने को रिसाइकिल करो, रीयूज़ करो, हार्वेस्टिंग करो रेन वाटर की, अपने वाटर जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स। भाई कि पहले अपने वाटर को ट्रीट करो। ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन डन इन द 3 phases और primary treatment of mechanical means involving screening, grinding, flocculation and sedimentation. Secondary और tertiary treatments biological, chemical and physical process के थ्रू इन्वॉल्व कर दो उनको, रिसाइकिल करो वेस्ट वाटर का। तो ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है। ओवर ड्रॉइंग इन ग्राउंड वाटर नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली, ठीक है। लीगल तरीके से तुम जितना यूज़ कर सकते हो, जितना लीगल है ग्राउंड वाटर लेना उतना ही यूज़ करो। अगर ज़्यादा करोगे तो वहाँ भी डिक्रीज़ हो जाएगा लेवल। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टेक फैक्ट्रीज। पार्टिकुलेट मैटर जो हमारा ये जो हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन की वजह से जो हवा में जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा है कि अगर तुम रिड्यूस कर दोगे, मतलब जो भी जितनी तुम्हारी जो स्मोकिंग फैक्ट्रीज़ हैं उनको, और किससे रिप्लेस कर लोगे उसको तुम, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं उनसे, तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कॉयल इन फैक्ट्रीज। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेशन शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, नॉइस पोल्यूशन तो बहुत बेकार चीज़ है। नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग एंड ईयरफोन्स। ये बेस्ट है, कानों को ख़राब करेंगे ईयर प्लग ईयरफोन, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम पे ही फ़र्क पड़ रहा है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई रोड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। दीज प्रोजेक्ट आर इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और 3 मेजर सुपरवेज है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ठीक है, एंड बैक टू दिल्ली। और जो नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर है दैट इज़ श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो है सिलचर टू पोरबंदर, ठीक है। ये तुम डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले आता है हमारा नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ जो मेंटेन करती है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, सेंटर के अंदर जो आते हैं। जो स्टेट हाईवेज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है किसी भी स्टेट के, वो उनको हैंडल करते हैं, तो उनको बोलेंगे स्टेट हाईवेज़। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो दीज रोड्स कनेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये मैं कैसे समझाती हूँ तुम्हें। जो नेशनल हाईवेज़ है ना वो एक्चुअल में वो हाईवेज़ हैं जो एकदम मेजर रोड को कनेक्ट करते हैं, मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। स्टेट हाईवेज़ जो हैं ये रोड लिंक करते हैं अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। मान लो स्टेट है, स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, इनको जो कनेक्ट कर रहे हैं ना ये स्टेट हाईवेज़ है हमारे, ठीक है, जो विद इन स्टेट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड जो है अब जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट के अदर क्वार्टर्स उसको मिला रही है, कनेक्ट कर रही है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे। रूरल रोड जो है वो किसको लिंक कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ को, विलेजेस को, टाउन में। जो डिस्ट्रिक्ट में फिर जो आ गए विलेजेस उसको जो कनेक्ट कर रहे हैं वो रूरल रोड्स हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड अंडर दी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट, ओके, दिस इज इट गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी तुम्हें कराए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइज। ये हमारा डे 4 था, ठीक है, सीरीज़ का। आपने जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबको गो थ्रू करना। शॉर्ट नोट्स बना लो बेशक से। शॉर्ट नोट से क्या फ़ायदा होगा, लास्ट डेज़ में आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो रिवीजन जल्दी से जल्दी होगी आपकी, ठीक है गाइज़। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा, मैं क्या और इम्प्रूव कर सकती हूँ गाइज़, ठीक है।
और डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुमको बिल्कुल वैसे ही करना है जो तुम 10th 12th तक CBSE के एग्ज़ाम्स देते आए हो, अपने जिस भी बोर्ड से तुमने स्टडी की है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया डिस्क्रिप्टिव को तुम्हें कैसे लिखना है। और ये अब हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स करने वाले हैं गाइस कल से, ठीक है। कल हमारा 5th डे होगा 15 डेज इस सीरीज़ का। हम कल इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइज, इनको करना। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टेक केयर, बाय बाय।